जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। क्या बात है भाई, आजकल स्टोरी पर व्यूज़ कम आ रहे हैं, लोग कमेंट भी कम कर रहे हैं। मैं तो लगातार स्टोरी डाल रहा हूं। कई लोग 2-2, 3-3 दिन बाद देखकर उस पर कमेंट कर रहे हैं। क्या जल्दी जल्दी स्टोरी आना पसंद नहीं आ रहा है? मैं भी एक हफ्ते में कर दूंगा डालना। हफ्ते में एक बार स्टोरी आएगी अब से भाई। जिस तरह के आप लोग व्यूज़ और कमेंट्स ला रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है दोस्तों। जागिए, नए नए सब्जेक्ट पे आप लोगों के लिए स्टोरी लेकर आता हूँ भाई। हाँ, कुछ लोग हैं जैसे अनीता कौशल जी हैं और इसके अलावा 1-2 और लोग हैं। मैं नाम याद नहीं रख पाता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। तो जिनके मैं नाम नहीं ले रहा हूँ वो लोग मुझसे नाराज़ ना हो, मगर हाँ, मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ भाई। रेगुलर वो लोग स्टोरी सुन रहे हैं और कमेंट दे रहे हैं, मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल चुपचाप बैठ गए हैं। कई लोगों के कमेंट तो 2-2, 3-3 दिन बाद आते हैं। तो ऐसा ही रहा तो चलिए फिर वीकली कर देंगे। अच्छा है, मुझे टाइम मिलेगा ढेर सारा। खैर, आज की स्टोरी थोड़ी सी बड़ों की स्टोरी है, समझदार लोगों की स्टोरी है। तो ऐसे लोगों को अगर वो समझ में नहीं आती है तो फिर उसके लिए पहले से सॉरी, क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी इसका कंट्रोवर्शियल है। और सब्जेक्ट है शादी। शादी शादी 2 शरीरों का ही मिलन नहीं है, 2 आत्माओं का भी मिलन है। शादी विश्वास पे, भरोसे पे, सम्मान पे टिकी रहती है। मगर कई शादियां ऐसी होती है जिसमें इन सब चीज़ों का अभाव होता है और कई बार अनजाने में ही हम अपने पार्टनर का सम्मान करना भूल जाते हैं। और ऐसे में अगर आप कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां पति पत्नी का आपस में लड़ना बिल्कुल वर्जित हो, तो मोहन आज कुछ ज्यादा ही असामान्य सा महसूस कर रहा था। लगता है ताड़ी ज्यादा पी ली है उसने। लड़खड़ाते कदमों से वो घर की तरफ बढ़ रहा था। बहुत ज्यादा उल्टी सी महसूस हो रही थी। हालांकि ये इलाका जंगल के करीब है और यहां इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, मगर आज दिन भर से गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। घर जाकर खाना नहीं खाएगा आज वो। ठंडे पानी से नहाकर चुपचाप सो जाएगा। यही सोचते सोचते घर के अंदर जाकर सीधा बाथरूम की तरफ पहुंचा। मगर वहां पहुंचते ही जैसे उसके दिमाग में आग सी जल उठी। बाथरूम में रखी सारी बाल्टियां खाली थी। गुस्से से चीख उठा, ए कमले, कमले! अचानक उसकी पत्नी दौड़कर आई। अरे क्या हुआ? मोहन को इस तरह से लड़खड़ाता देखकर उसने उसे थाम लिया। तबीयत खराब लग रही है क्या? पानी कहाँ है? किसी बाल्टी में पानी क्यों नहीं? ओ, अरे आज उधर काम चल रहा था इसलिए पानी की सप्लाई नहीं आई। मैंने बस पीने का पानी किसी तरह से बचा के रखा है। सभी घरों में यही हाल है। साले, नहाएगी तो अच्छे से, सारा पानी खत्म करेगी और फिर मेरे लिए पानी नहीं रखेगी। क्या कहते हो? मैं भी तो आज नहीं। इतना कह ही पाई थी कि अचानक एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल में पड़ा। लड़खड़ाकर छिटककर जमीन पर गिर गई। सीमेंट युक्त फर्श में टकराकर सिर शायद हल्का सा फट गया था। हाथों से छूकर देखा तो खून की धारा बह निकली थी। मगर अगले ही पल
पति पत्नी दोनों के चेहरे पर जैसे हवाइयां उड़ने लगी और सुनाई देने लगी ड्रिलिंग मशीन की आवाज। दोनों कांप से उठे थे। घर के पिछवाड़े की दीवार के पास से एक अजीबो गरीब सी परछाई जैसे प्रकट हो रही थी। धीरे धीरे वो परछाई एक नारी मूर्ति में परिवर्तित हो गई। लंबा शरीर, काले काले हाथ पांव, सर जैसे टकला, कुछ एक बाल की लटे हवा में उड़ रही थी। आंखें बाहर निकलकर लटक रही थी। जबड़ा भी टूटकर एक तरफ लटक रहा था और गर्दन भी एक तरफ लटकी हुई थी। कोई भी इस दृश्य को देखकर भय के मारे बेहोश हो सकता था। और उसके हाथों में पकड़ी हुई थी एक ड्रिलिंग मशीन, जो आश्चर्यजनक रूप से बिना किसी बिजली के अपने आप चालू और बंद हो रही थी। इस दृश्य को देखते ही मोहन चीख पड़ा, नहीं नहीं नहीं, इस बार मुझे माफ कर दो। वो आकृति धीरे धीरे मोहन की तरफ बढ़ने लगी। कमला चीख उठी, नहीं, एक बार माफ कर दो, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। मगर उस आकृति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हवा में जैसे तैरते तैरते वो मोहन के पास पहुंच गई और मोहन ने भी आखिरी बार जोरदार चीख लगाई। खून और मांस के टुकड़ों से आंगन भर उठा। गाड़ी घर के सामने रुकते ही तीनों फैमिली गाड़ी से उतर आए। तीनों परिवार यहां पर छुट्टियां बिताने आए थे। दुर्गा के पिता ने एक समय ये घर बनाया था, मगर रह नहीं पाए। सोचा था बुढ़ापे में यहां अपना समय बिताएंगे, मगर असमय ही उनका निधन हो गया। काफी समय से ये घर खाली पड़ा था। तभी ऑफिस की 3 दिन की छुट्टियां लगी तो तीनों परिवारों ने निश्चय किया कि ये 3 दिन यहां आकर बिताएंगे। जंगल के करीब, शहर से दूर इस वनांचल में शांतिपूर्वक समय बिताया जाएगा। दुर्गा और उसके पति रुपेश, पल्लवी और उसके पति राकेश, मीता और उसके पति परिमल, ये 3 परिवार छुट्टी बिताने आए थे। साथ में था छोटा टुटुल। टुटुल मीता और परिमल की ही संतान थी। बाकी दोनों परिवारों को अभी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। अचानक ही राकेश ड्राइवर से बोला, अब आप भी रुक जाते तो अच्छा ही होता। नहीं सर, मैं जाऊंगा। अरे फिर जाएंगे आएंगे, यहां पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अच्छे से ही रहेंगे। नहीं सर, मैं जाता हूं। 3 दिन बाद मैं सही समय पर आप लोगों को पिक करने पहुंच जाऊंगा। हाँ अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइवर वापस जाने लगा। जाते जाते अचानक फिर से गाड़ी बैक करके वापस आया और परिमल के पास रुककर बोला, सर एक रिक्वेस्ट थी। यहाँ पर आप लोग हस्बैंड वाइफ में किसी भी तरह के मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। क्यों, क्या हुआ? नहीं, असली में ग्रामीण परिवेश है ना, ये लोगों ने शहर के लोगों को देखा ही नहीं, ऐसा हाल है। ऐसे में बेचारे थोड़े परेशान हो जाएंगे आप लोगों की लड़ाइयां देखकर, कहकर ड्राइवर फिर से चला गया। परिमल आश्चर्यचकित हुआ, ये क्या बात हुई? पति पत्नी में कैसे रहना है, क्या करना है, वो समझाएगा उनको। कहकर सभी घर के अंदर प्रविष्ट हुए। 2 मंजिला मकान था। बाहर बड़ा सा आंगन। देखरेख के अभाव में वैसे एक तरह से जंगली पेड़ पौधों से भर गया था। तभी अचानक मीता बोली, अरे टुटुल कहां गया? परिमल भी चौंक पड़ा। आहा, यही तो था। ओहो, गया कहां? तभी रुपेश ने कहा,
घर के पीछे एक मैदान सा है, मेरे ख्याल से उधर ही गया है। रुपेश और परिमल उसी तरफ दौड़ पड़े। ये लड़का भी ना नई जगह है, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, समझता ही नहीं है। तभी टुटुल डरा सहमा सा दौड़ता हुआ आया और परिमल से लिपट गया। पापा, भूत है, एक आदमी बिल्कुल मरा हुआ सा। क्या कह रहे हो, चलो दिखाओ। परिमल ने उसका हाथ खींचते हुए कहा, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। टुटुल किसी भी तरह से उधर जाने को राजी ना हुआ। मीता ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और घर के अंदर चली गई। बाकी तीनों मर्द पीछे की तरफ दौड़ पड़े कौन है देखने। तभी मैदान के पास एक आदमी घर की तरफ एक टक देखे खड़ा था। हालांकि आज मौसम गर्म था, मगर उसके बाद भी उसने अपने आप को सर से पैर तक कंबल से ढक रखा था। कौन है आप और क्या देख रहे हैं? रुपेश बोल पड़ा। आप लोग क्या शहर से आए हैं? हाँ। ओ, असली में इस घर में लोग नहीं रहते हैं ना, तो चहल पहल देखी तो रुक गया। ओ, ये तो अच्छा ही हुआ, परिमल बोल पड़ा। अब कुछ जरूरत पड़ी तो आपकी हेल्प मिल जाएगी। फिर उस व्यक्ति से उसका पता ठिकाना लेकर वो लोग वापस घर की तरफ आ गए। वो व्यक्ति भी चला गया, मगर एक बात रुपेश ने अजीब सी देखी। व्यक्ति के शरीर का जितना हिस्सा बाहर दिखाई दे रहा था, गला और कलाइयां, उस पर बहुत सारे घाव के निशान थे। शाम को बालकनी में बैठकर पल्लवी, दुर्गा, रुपेश, राकेश और परिमल बातें कर रहे थे। मीता टुटुल के पास ही बैठी थी। टुटुल आज बहुत डर गया था, उसके बाद से सो रहा है। अकेले कमरे में जाग गया तो डर जाएगा, इसलिए मीता वहीं बैठी हुई थी। यहां पर खाना पकाने के लिए एक महिला मिल गई थी, नाम कांति। उसने काफी अच्छा खाना पकाया था। शाम को चिकन पकौड़े बनाए थे। हालांकि सबने उसे कहा रात को उन्हीं के साथ रह जाए, मगर वो रहने को तैयार ना हुई। कहती थी उसका पति अकेला है घर में। शाम ढलने से पहले ही सब खाना वगैरह पकाकर वो घर को चली गई। हालांकि महिलाओं ने उसे कहा था कि उसे घर तक छोड़ आते हैं। गांव का सुनसान रास्ता, ऐसे में एक महिला का अकेले जाना, मगर उसने कहा उनके गांव में लड़कियों को कोई डर नहीं है। सभी आपस में हंसी मजाक और बातें कर रहे थे। तभी अचानक पल्लवी बोली, मैं जरा दुर्गा को चिकन पकौड़े दे आऊं, क्या पता उसके खत्म हो गए होंगे। बेचारी तब से अंदर ही बैठी है। टुटुल भी जागा नहीं अब तक, बेचारी को मजा नहीं आ रहा होगा, कहकर प्लेट में कुछ चिकन पकौड़े लेकर वो कमरे की तरफ चल पड़ी। तभी अचानक लाइट गोल हो गई। इस वनांचल में लाइट रहना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। गोल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मोबाइल टॉर्च की रोशनी आसपास के अंधेरे को दूर करने में उतना समर्थ न थी। वैसे भी वनांचल होने की वजह से आसपास का इलाका बहुत अधिक सन्नाटेदार था। सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी और ऐसे में लाइट का गोल हो जाना परेशानी युक्त था। हल्की टॉर्च की रोशनी में बढ़ी चली जा रही थी पल्लवी। कमरे के पास पहुंचकर बोली, दुर्गा, दुर्गा, क्या कर रही हो? मगर कोई भी आवाज नहीं आई। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे पर पहुंची, उसने महसूस किया टुटुल अभी भी सो रहा है और दुर्गा खटिए के पास खड़ी झुककर उसके चेहरे को निहार रही है। अरे, क्या देख रही हो? पल्लवी ने इतना कहा ही था कि अचानक
एक हाथ उसके कंधे पर आकर लगा। कौन? अरे मैं हूं, पीछे से दुर्गा बोल पड़ी। मुड़कर पल्लवी ने देखा तो हाथों में मोमबत्ती लिए दुर्गा खड़ी थी। तुम इधर से? हाँ, लाइट गोल हुई तो मैं रसोई की तरफ चली गई थी रोशनी का कोई प्रबंध करने, बस ये मोमबत्ती जलाकर ला रही हूं। पर तुम यहां हो तो वो कौन? मुड़कर जैसे ही पल्लवी ने देखा, कमरे में टुटुल के अलावा और कोई नहीं था। कौन? मुझे ऐसा लगा वहां कोई खड़ा था। अरे छोड़ो, मेरा भ्रम होगा। तुम वो चिकन पकौड़े लोगी? हाँ। अच्छा, एक काम करो, तुम जाकर बाहर बैठो, मैं टुटुल के पास बैठती हूँ। उठाया नहीं अभी तक उसे? अरे रात भर फिर तंग करेगा। ओहो, उठाया तो बार बार उठता है, सो जाता है, लगता है जर्नी से थक गया है। अच्छा, तुम बाहर बैठो, मैं यहां बैठती हूँ, कहकर पल्लवी टुटुल के पास बैठ गई और दुर्गा बाहर बालकनी की तरफ चल दी। कमरे में बैठी बैठी पल्लवी मोबाइल देख रही थी। तभी अचानक दूर से जैसे ड्रिलिंग मशीन चालू और बंद होने की आवाज आने लगी। हाँ, लगता है आसपास कहीं कुछ काम चल रहा है, पल्लवी ने सोचा। सारे समय बैठकर वो पुराने वीडियोस वगैरह ही देखते रही, क्योंकि इस जंगली इलाके में मोबाइल टावर का होना, पता नहीं, जब पूरा देश तरक्की की ओर है, इतनी ज्यादा तरक्की हो रही है, ये गांव इतना पिछड़ा कैसे है? आसमान में बिजली कड़क रही थी और उसके साथ धू धू करके जल रही थी वो झोपड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कड़कती बिजली से घमासान करने की नीयत से आज अग्नि भी प्रचंड तांडव मचा रही है। जलती झोपड़ी से अचानक एक काला सा हाथ बाहर आया, फिर दूसरा, और फिर एक इंसानी शरीर धीरे धीरे अग्नि से बाहर आने लगा। अरे तो क्या उस जलती झोपड़ी में कोई था? काला सा वो शरीर झोपड़ी से बाहर आते हुए ऐसा लग रहा था जैसे मां के गर्भ से संतान बाहर आ रही हो। छाती और हाथों के बल धीरे धीरे जमीन पर रेंगते हुए वो शरीर पास की जमीन पर गिर गया। सिर पर बाल कहने को कुछ लताएं, भयानक सा चेहरा, एक आंख बाहर लटकी हुई, जबड़ा टूटकर लटका हुआ सा, अत्यधिक भयंकर दिख रहा था वो शरीर। तभी अचानक पल्लवी की नींद टूट गई। ओह, तो सपना था ये, बड़ा भयानक सपना था। हाँ। बातचीत चली रही थी कि अचानक रुपेश वहां से नीचे उतर आया और आंगन में टहलने लगा। जेब से एक सिगरेट निकालकर उसने जला ली, लंबी कश मारी। दुर्गा को उसका सिगरेट पीना पसंद नहीं है। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसलिए वो हमेशा उसका सिगरेट पीने का विरोध करती है। मगर वो मूर्ख क्या जाने सिगरेट का नशा क्या है, इसलिए अक्सर उससे छुप छुप कर रुपेश सिगरेट पीता है। आज भी सिगरेट पी रहा था और पीते पीते अचानक ही मन जैसे खिन्न हुआ है उसका। जाहिल गंवार औरत, उसे क्या पता सिगरेट का नशा क्या होता है, सिगरेट की तलब क्या होती है। जब देखो तब सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो। तंग हो गया हूं मैं इस अनपढ़ औरत से। कभी कभी मन करता है। अभी रुपेश इतना सोच ही रहा था कि अचानक उसके पीछे से जैसे अजीब सी कुर्राहट सी आवाज आई। चौंक पड़ा था वो। अरे ये क्या?
पीछे उस तरफ तो घना जंगल है। तो क्या जंगल से कोई जंगली जानवर निकल आया? अचानक ही धीरे से उसने उधर झांक कर देखने की कोशिश की और जो कुछ देखा उसे देखकर उसके मुंह से सिर्फ एक चीख निकली। सामने एक लंबी सी काली परछाई नुमा महिला खड़ी थी। इसके लंबे लंबे हाथ पैर, सर बिल्कुल टकला, कुछ एक लताएं हवा में लहरा रही थी और हाथों में थी एक ड्रिलिंग मशीन जो बिना किसी बिजली के अपने आप ही चालू बंद हो रही थी। काफी देर तक जब रुपेश ऊपर ना आया तो सब परेशान उठे। अरे फिर रुपेश को क्या हो गया? चलो चलकर देखे तो। अभी वो नीचे जा ही रहे थे कि अचानक टुटुल कमरे से बाहर आ गया। अंकल पीछे मैदान में बेहोश पड़े हैं। क्या? सब चौंक कर पीछे मैदान की तरफ दौड़े और पाया सच में रुपेश मैदान में बेहोश हालत में पड़ा था। हालांकि कमरे में लाकर उसे पानी आनी छींटने पर वो होश में अवश्य आ गया, मगर कुछ भी नहीं बताया कि उसके साथ वहां क्या हुआ था। केवल टुटुल ने कहा, कुमली को देखकर बेहोश हो गए। कुमली? कौन कुमली? अगले दिन सब लोग गांव की तरफ घूमने निकले, मगर रुपेश तबीयत खराब होने की वजह से न गया। दुर्गा भी उसके साथ ही रुक गई। वो लोग जाना नहीं चाहते थे, मगर दुर्गा ने ही जोर करके उनको भेजा। क्यों बिना मतलब इतनी अच्छी जगह आकर परेशान होकर बैठे रहे? ऐसे रुपेश की तबीयत अभी काफी ठीक है। गांव की पगडंडी से चलकर जब वो जा रहे थे तो आसपास के गांव वाले उन्हें बड़ी अजीब निगाह से देख रहे थे। शायद उनकी शहरी वेशभूषा इन लोगों के लिए थोड़ी अजीब थी। रास्ते पर चलते हुए सबको बहुत अच्छा लग रहा था। एक तरफ गांव, एक तरफ घना जंगल, बहुत ही आनंददायक दृश्य था। तभी उन्हें एक चाय की छोटी सी दुकान दिखाई दी। सभी उसकी ओर गए। अंदर एक वृद्ध पुरुष था। सबको बेंच पर बैठाकर वो चाय बनाने लगा। अचानक पल्लवी ने पूछा, दादा यहाँ आसपास मोबाइल टावर नहीं है क्या? मोबाइल टावर कहाँ होगा दीदी? गांव इतना पिछड़ा है कि सरकारी योजनाएं यहाँ नहीं आती हैं। मगर वही तो, यहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं है? किसके लिए डेवलप करेंगे बाबू? गांव तो धीरे धीरे खाली हो रहा है। अरे ये मूर्ख समझते नहीं है। कहाँ जाओगे, कहाँ बचोगे? यहां से जाने के बाद भी वो पीछा छोड़ेगी क्या? कहकर अचानक ही अनमना सा हुआ। वो फिर से काम करने लगा। तभी अचानक आकाश में तेज बिजली कड़की। सभी चौंक पड़े। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था कि उनके अजाने में ही कब आकाश बादलों से काला हो आया था। उफ, जल्दी यहां से निकलना पड़ेगा। ऐसी ही एक बादल और तूफान भरी रात थी। अभी भी याद करने से डर लगता है। क्या कहना चाहता था दुकानदार? मगर इस वक्त उसकी तरफ ध्यान देने का किसी का समय नहीं था। जल्दी जल्दी उसके पैसे चुकाकर वो लोग घर की तरफ जाने को हुए। तभी परिमल बोल पड़ा, अरे टुटुल कहां गया? सभी चौंक पड़े। टुटुल कहीं भी ना था। आसपास काफी ढूंढा गया, मगर लड़के का कहीं नामो निशान नहीं। उफ, ये कैसी मुसीबत आ गई? इस अनजानी सी जगह में कहां चला गया? किसी से पूछा जाए, मगर किससे पूछा जाए? आसपास तो ऐसे ही लोग कम थे। आसपास ढूंढने के बाद अचानक परिमल बोला, एक काम करते हैं, राकेश पल्लवी तुम लोग घर की तरफ जाओ। अगर वहां टुटुल मिले तो उसे देख लेना और रास्ते में पूछते हुए जाना। मैं और मीता यहां खोजते हैं। एक ही जगह पर सब मिलकर खोजेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। सुनकर राकेश भी बोल पड़ा, हाँ ये आइडिया सही है। अचानक ही
मीता फूट फूट कर रो पड़ी। कहाँ गया मेरा बच्चा, कहाँ गया? अब रोकर क्या होगा? जैसी मां वैसा बेवकूफ लड़का। नरक बना दी है तुम दोनों ने मेरी जिंदगी को। ना कोई समझ, ना कोई विचार, ना कोई बात मानना, बस अपने मन की करो, अपने मन की करो। पता नहीं कहां निकल गया होगा, किसी ने बुलाया होगा, तुम्हारा मूर्ख बेटा चला गया होगा, कर लिया होगा किसी ने किडनैप। अब इस वीरान अनजान सी जगह में कहां खोजे उसे? तुम लोग मेरी जिंदगी से चले जाओ प्लीज, मैं सुख से जीना चाहता हूं। कहकर परिमल सामने जंगल की ओर बढ़ चला। राकेश भी उसके पीछे पीछे गया। मीता फूट फूट कर रो रही थी। अचानक ही पल्लवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब मत रो, मुझे पता नहीं था तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार होता है। ऑफिस में भी आए दिन परिमल मुंह फुलाकर बैठा रहता था, कहता था तेरे साथ पट नहीं रही है, अलग होना चाहता है तुझसे, तो ये कारण है। नहीं रे, ये सबके लिए जिम्मेदार मैं ही हूं। मैंने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया है, वरना सच में। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि उन्हें पता नहीं चला उनके पीछे जंगल से प्रकट हो रही थी एक काली सी नारी आकृति। लंबे लंबे हाथ पांव, सर टकला और उसमें से उड़ती कुछ लटाएं, हाथों में एक ट्रेलर जो चालू हो रही थी, बंद हो रही थी। बालकनी में बैठी दुर्गा अपने ख्यालों में खोई थी। जब से रुपेश से उसकी शादी हुई है, पता नहीं जीवन में सुख किसे कहते हैं, शायद उसे पता ही नहीं चला है। वैसे रुपेश से उसकी लव मैरिज ही थी। उस समय वो 12वीं की परीक्षा दे रही थी। रुपेश कॉलेज के फाइनल ईयर में था। प्यार की बहार बनकर आया था उसकी जिंदगी में, मगर फिर एक दिन पता चला वो प्रेग्नेंट है। घर वालों से लड़ झगड़ कर ही उसने रुपेश से शादी की थी। उसके बाद वो आगे पढ़ना चाहती थी, मगर रुपेश ने उसे रोक दिया। पेट में बच्चा लेकर पढ़ने जाओगी? क्यों? मेरे साथ रहकर अच्छा नहीं लग रहा है? बाहर के दूसरे मर्दों के साथ गुलछड़े उड़ाने का शौक है? उस वक्त बहुत अपमानित महसूस किया था उसने अपने आप को, मगर चुप रही। मगर सुख जैसे उसके जीवन में था ही नहीं। 6वें महीने में अचानक एक दिन एक्सीडेंटली गिर जाने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। वो न जाने कैसे बच गई, मगर उसके बाद भी उसने लगातार कोशिश की थी अपनी पढ़ाई आगे जारी करने के लिए, जीवन जीने का एक सहारा हो जाता। मगर रुपेश ने हमेशा उसकी पढ़ाई का विरोध किया। और आज वही रुपेश उसे कहता है कि वो कम पढ़ी लिखी है। सोसाइटी में उसे अपने साथ ले जाने, उठने बैठने में उसे शर्म आती है। वो इतना हाईली एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड है, और दुर्गा एक अनपढ़ गंवार जाहिल है। तभी अचानक आसमान में कड़की बिजली ने उसके ध्यान को भंग किया। वो चौंक पड़ी। मौसम में आए अचानक बदलाव से दुर्गा चौंक पड़ी। अरे, ये तो अंधेरा हो चला है, रोशनी करनी पड़ेगी। रुपेश भी अंदर कमरे में सो रहा है। तेज कदमों से वो कमरे की तरफ बढ़ चली। तभी उसने देखा बिस्तर पर बैठा रुपेश कुछ कह रहा है। लाइट का बटन ऑन किया तो नहीं जली। ओह, लोड शेडिंग। क्या हुआ रुपेश, क्या कह रहे हो? मगर वो जो कुछ भी कह रहा था स्पष्ट उसे सुनाई ना दिया। तभी उसके पैर टकराए एक ड्रिलिंग मशीन से। अरे, ये यहां कहां से आई? ओह, समझी, टुटुल को इधर उधर पड़ी मिल गई होगी, खेलते खेलते यहां ले आया और छोड़कर चला गया। रुपेश, तुम्हारी तबीयत कैसी है? नहीं, मैंने पाप किया है, मेरे पाप की कोई माफी नहीं।
मुझे माफी मांगनी होगी, मुझे माफी मांगनी होगी। क्या कह रहे हो? किस बात की माफी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। कमरे की चौखट पर खड़ी दुर्गा ने चिल्लाकर कहा, और तभी उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर जैसे उसके हाथ पांव ठंडे से हो गए। बिस्तर से धीरे धीरे नीचे उतरा रुपेश। छाती और घुटनों के बल रेंगता हुआ धीरे धीरे उसके ओर बढ़ने लगा, जैसे एक सांप जमीन पर रेंग रहा हो। और उसके पैरों के पास पहुंचकर उसके पैर अपने हाथों से पकड़ लिया और बोला, मुझे माफ कर दो दुर्गा, मुझे माफ कर दो। मैंने आजीवन तुम्हें तकलीफ दी है। हाँ, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता था। तुमसे मेरे लिए एक शरीर की भूख मिटाने का साधन थी। कभी सोचा नहीं था तुम इस तरह प्रेग्नेंट हो जाओगी, और मजबूरी में मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। इसीलिए हमेशा तुम्हें नीचा दिखाना चाहा, तुम्हें आगे पढ़ने न दिया, घर में बांध के रखा। वो बच्चा मुझे कतई पसंद न था। मैंने सोचा था तुम्हें और बच्चे को रास्ते से हटाकर फिर से मैं स्वच्छंद जिंदगी जीऊंगा। इसीलिए उस दिन कमरे में तेल फैलाकर रखा था, ताकि तुम फिसल कर गिर जाओ। मगर बच्चा नष्ट हो गया और तुम बच गई। उसके बाद से तुम्हें हमेशा कम पढ़ी लिखी होने का ताना देकर दबा कर रखना चाहा। मैं कभी तुम्हें पत्नी का सम्मान नहीं दिया, क्योंकि दिल से मैंने तुम्हें कभी पत्नी माना ही नहीं था। मुझे माफ कर दो दुर्गा। ये क्या कर रहे तुम? मेरे पांव छोड़ो। क्या हो गए तुम्हें रुपेश? हाँ दुर्गा, मुझे मेरे पापों की सजा मिलेगी। और उसी तरह रेंगते ड्रिलर के पास पहुंचकर उसने ड्रिलर अपने हाथों में उठा लिया, और आश्चर्यजनक तौर पर बिना किसी बिजली के ड्रिलर चालू हो गई। और अगले ही पल दुर्गा की चीख पूरे घर में गूंज उठी। बार बार घूमकर उसी जगह पहुंचकर पल्लवी राकेश को समझ में आ चुका था कि वो रास्ता भटक गए। मगर जाए भी तो जाए कहां? पूछे भी तो पूछे किससे? आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, और इस तेज बारिश में कोई निकलेगा भी क्यों? ऐसे ही गांव में कम लोग दिखे, और अभी तो बारिश को भी देखकर नहीं लग रहा है कि 1-2 घंटे से पहले रुकेगी। ऐसे में घर कैसे पहुंचे वो? कहां पर हैं? कैसे आगे बढ़े? ऊपर से भीगते चले जा रहे हैं। ऐसे में तो तबीयत खराब हो जाएगी। अचानक ही राकेश बोल पड़ा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बेवकूफ जाहिल। कहा था यहां नहीं आते, मगर नहीं, दोस्तों के साथ घूमने जाना है। दोस्तों के साथ घूमने कुछ नहीं जाना था, असली में तुम मुझ पर जासूसी करने आई थी। क्या कह रहे हो राकेश? क्यों, सही नहीं कह रहे हो? नहीं करती हो तुम जासूसी? है? ऑफिस में भी मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं, हर बात की जानकारी लेने की कोशिश करती हो। हाँ करता हूं, दूसरी लड़कियों के साथ मैं ऐश करता हूं। क्या करेगी तू? शादी से पहले भी बहुत से करारी लड़कियों के साथ घूमा हूं, और शादी के बाद भी घूमता हूं। और हाँ, वो सुनीता सान्याल, हाँ उसके साथ भी मेरा रिलेशन था। मैंने उसका यूज किया, हाँ, प्रमोशन देने का लालच देकर उस करारी हीरोइन को अपनी बाहों में भरा, और उसके बाद नहीं दिया प्रमोशन। हाँ, उसने सारे ऑफिस में ये बात बता दी। हाँ, मगर क्या हुआ? मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाई, सुसाइड करके मर गई। हाँ, मैं तो वैसी हूं और वैसे ही रहूंगा। और यही तुझे पता करना था ना? ले, आज अपने मुंह से बता दिया मैंने। अब क्या करेगी? मुझे छोड़ के चली जाएगी? जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अचानक ही उसने पल्लवी के सर के बालों को जोर से अपने हाथों में खींच लिया। राकेश, लग रहा है। पल्लवी की आंखों से आंसू झरा है। हाँ, लग रहा है, लगने दे। तू छोड़ के मुझे जा, समझी? एक बात याद रख, दाना फेंकने से बहुत सी चिड़िया आती है,
तेरे जाने के बाद भी मुझे कोई कमी नहीं होगी। ऐश करूंगा मैं, ऐश, और सारी लड़कियों के साथ ऐश। क्या करेगी तू? दर्द से करहाती पल्लवी का चेहरा अचानक जैसे बदलने लगा। राकेश फटी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। धीरे धीरे उसके सर से जैसे बाल गायब होने लगे। आधे टकले सिर में अब सिर्फ कुछ लटें थी। एक आंख बाहर लटक रही थी, दूसरी आंख के नीचे गहरा घाव था। जबड़ा टूटकर बाहर लटक रहा था और गर्दन एक तरफ झुकती चली जा रही थी, चली जा रही थी, चली जा रही थी, चली जा रही थी।